वंदे मातरम साथियों। आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे वो हमारा जैसा थंबनेल आपको सामने दिख रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमने क्या कि 3-3 पार्ट चला रखे हैं। पहले 5 टेस्ट में 3 पार्ट पूरे करेंगे, फिर 5 टेस्ट में 3 पार्ट पूरे करेंगे और बाद में हम क्या है पार्ट वाइज 6 यूनिट के 6 टेस्ट लेंगे और लास्ट में कंबाइंड टेस्ट लेंगे। यानी पूरी तरह से बेहतरीन तैयारी आपकी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगी और टॉपिक वाइज भी होगी और बाद में यूनिट वाइज भी होगी और बाद में संपूर्ण सिलेबस वाइज भी होगी। तो हर तरह से हमने क्या है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको डिजाइन किया है इसके कोर्स को। हालांकि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाना, फिर यूनिट वाइज क्वेश्चन बनाना, है ना। कंप्लीट सिलेबस में इजी रहता है, पर क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि पहले कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाता, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए हमने इस पे मेहनत की है। इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारी क्या है कि क्वेश्चन है वो 4 गुना हो जाते हैं, 4 से 5 गुना हो जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको देखिए, बड़ी तन्मयता से देखिए और ये सारी चीजें जो भी क्वेश्चन है और जो मैं व्याख्या आपको बताऊंगा इस पैनल डिजिटल बोर्ड पर, जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो लिखा हुआ हर एक चीज महत्वपूर्ण होगी। तो आप उसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए और उसको अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं साथियों, इसमें हमने आधुनिक भारत, विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन लेकर ये 3 यूनिट के हमारे पहले टेस्ट चल रहे हैं 5। तो इसमें ये 2nd नंबर टेस्ट है। तो लिखिए, देखिए पहला क्वेश्चन कि स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियन और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की एक स्टार ऑफ इंडिया, जो नाइटहुड कहते हैं ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, हमने सुना है कि स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियन और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवंशिक उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष शुरू किया गया था? अब देखिए, नाइटहुड की उपाधि है जो यूरोपियन भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए, और भारतीय जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, या कह दें अपनी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर करने के लिए इन्होंने एक गैर आनुवंशिक उपाधि दी थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसके लिए है, उससे आगे वाले उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये साथियों 1833 में प्रारंभ की गई, 1853 में, 1861 में या 1883 में। तो ये कब प्रारंभ हुई है? 1861 में हुई है। और अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि ब्रिटेन की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने इसको प्रारंभ किया था। महारानी विक्टोरिया है, इन्होंने क्या है कि इसको प्रारंभ किया है। और कब किया है? तो इसको प्रारंभ किया है ये 25 जून 1861 से दी जा रही है, ठीक है। और पहले भारतीय जिनको मिला, पहले भारतीय जिनको ये उपाधि नाइटहुड की मिली, वो कौन थे? तो वो मित्रों अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा कि वो थी सिकंदर बेगम। देखिए नाम में बेगम है, पर ये व्यक्ति हैं सिकंदर बेगम को पहले मिला, पहली बार। और ये कौन थे? ये हैदराबाद के शासक थे, हैदराबाद के शासक थे। इनको सबसे पहले ये उपाधि दी गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, अगर नाइटहुड से संबंधित ऐसे बेसिक क्वेश्चन आया तो यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि टेस्ट सीरीज में हर एक क्वेश्चन को देखें, क्योंकि जो टॉपिक जहां से क्वेश्चन लिया है वहां से हम व्याख्या करेंगे ना, तो वहां हमारा कवर हो जाएगा सारा कुछ, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और साथ में एक भी सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है साथियों जो क्या है, सिंगल क्वेश्चन भी हमारे ऐसा नहीं है जो क्या है कि कोई न कोई पेपर में नहीं आया वो या महत्वपूर्ण ना हो। हर एक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक कहा जाता है? कौन सा? स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं, लॉर्ड रीटन को कहते हैं, लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड कैनिंग को? ये अपने को ध्यान रखने साथियों 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन रहे थे। और इनको क्या है, इनको स्थानीय स्वशासन का
क्या कहा जाता है, इनको स्थानीय स्वशासन का सुधारक कहा जाता है। मुख्य सुधारक, स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए ये क्या करते हैं, इन्होंने वर्ष 1881 में क्या किया, ये 1881 में इनके काल में दो महत्वपूर्ण सुधार होते हैं। एक तो क्या, पहली नियमित जनगणना। देखिए यहां ध्यान रखेंगे, पहली नियमित जनगणना की बात आए, किसकी आए, कि पहली नियमित भारत की जनगणना किसके काल में हुई। तो ये गौर कीजिएगा, नियमित की बात कर रहे हैं हम, नियमित जनगणना है वो इनके काल में हुई। अगर ऐसे आ जाए कि भारत की पहली जनगणना, भारत की, एक बार ये स्थिति भी क्लियर कर लीजिए, पहली जनगणना कब होती है, भारत की पहली जनगणना होती है, ये हम सभी को पता रहता है मित्रों, कब होती है, 1871 सॉरी 1872 ईस्वी में हुई, 72 ईस्वी में। और इस समय कौन थे, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स हमारे गवर्नर थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ये अपने को ध्यान रख लेना है। पहली सीधा पूछा जाए, पहली नियमित पूछा जाए, क्योंकि उसके बाद में क्या है, नियमित जनगणना होने लगी थी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है कि पहली नियमित जनगणना हुई। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1821 में बना, 81 में। पहला फैक्ट्री अधिनियम भी इनके काल में बना है, फैक्ट्री अधिनियम ये इनके काल में बना, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। इसके बाद में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो 1882 का वर्ष है, कौन सा वर्ष, 1882 का वर्ष है। इस 1882 के वर्ष में क्या होता है मित्रों, लॉर्ड रिपन ही है हमारे, और लॉर्ड रिपन के काल में एक तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये क्या कर दिया जाता है, ये समाप्त कर दिया जाता है, और एक हंटर कमीशन बनता है, हंटर आयोग इनके काल में बना। और एक वर्नाकुलर, इस पे वर्नाकुलर पर अपनी बात करेंगे आगे, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन लिया है इस पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये भारतीय समाचार पत्रों के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए एक तरह से नरक का काम कर रहा था, पूरी तरह से उन्हें प्रतिबंधित करने का काम कर रहा था। लीटन लेके आया था, पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने क्या कर दिया, रिपन ने समाप्त कर दिया। इसके बाद में अपने को ये भी ध्यान रख लेना है साथियों कि जो 1883 का वर्ष है, 1883 में ये जो रिपन महोदय हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने अकाल संहिता का निर्माण करवाया। अकाल संहिता का निर्माण करवाया कि कहीं कहीं अकाल पड़ जाए तो बाई चांस लोगों से कहे राजस्व न लिया जाए, उन्हें सहायता भी दी जाए। तो इस तरह से क्या है कि लॉर्ड रिपन है, इनको स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक कहा जाता है, बड़े सुधारक रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने तो इन ये माना है कि भारत में सुधारों का प्रारंभ करने वाला भी लॉर्ड रिपन ही था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की। अब देखिए मित्रों, यहां क्या है कि भारत ने वैधानिक सेवा, या इसको हम कह दें कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, ये किसने और कब प्रारंभ की। तो ये अपने को ध्यान रखना है साथियों कि भारत में वैधानिक सेवा है, ये प्रारंभ की गई थी 1879 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने शुरू की थी। और इसमें क्या किया गया था, इसमें ये किया गया था कि उच्च कुल के भारतीयों से, उच्च कुल के भारतीयों से 1/6 पद भरे जाएंगे, प्रशासन में भरे जाएंगे, केवल उच्च कुल के भारतीयों को लेंगे, एक बात की गई थी। दूसरा, इसके लिए सिफारिश कौन करेगा, और
सिफारिश इसके लिए प्रांतीय सरकार करेगी, प्रांतीय सरकार सिफारिश करेगी, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई थी। और इसमें नियुक्ति दी जाएगी, वो किसकी अनुमति के बाद मिलेगी? तो नियुक्ति है ये भारत सचिव व गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद दी जाएगी। इसमें ये व्यवस्था की गई थी साथियों, अनुमति के बाद दी जाएगी। तो जब भी अपने आए ना वैधानिक प्रशासनिक सेवा या स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, तो ये लॉर्ड रिटन ध्यान रखना है 1879 में प्रारंभ करते हैं उच्च कुल के भारतीयों से। हालांकि ये जल्दी समाप्त हो जाती है, ये ज्यादा टाइम नहीं चलती, पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इंपोर्टेंट रहता है, गौर कीजिएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? अब देखिए, भारत में पहले क्या था? पहले लोक निर्माण का कार्य सेना बोर्ड करता था। निर्माण का कार्य, ये कार्य है, ये किसके द्वारा होता था? सेना बोर्ड द्वारा होता था। अब सेना बोर्ड करते थे, द्वारा होता था, इसलिए क्या है, सेना बोर्ड स्थानीय नागरिकों के क्षेत्र में जहां सड़क, नहर, पुलिया बनानी है, उनमें ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो केवल अपनी सुविधाओं पे देते थे। इस कारण क्या किया गया साथियों कि लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी है, इस पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। रेल की शुरुआत भी भारत में शुरुआत इन्होंने की थी, ये अपने को ध्यान रखना है। रेल की शुरुआत भी करने वाले हैं, बहुत से विकास के काम किए, हालांकि जैसे गोद निषेध नीति को प्रभावी रूप से लागू करने का काम और भारतीयों को निचोड़ने का काम भी इन्होंने किया है। यानी बहुत ये कह कि नकारात्मक और सकारात्मक पहलू इनके लिए हैं, पर इन्होंने सारे काम शुरू किए वो ब्रिटेन के लिए किए, पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत के इसमें कुछ फायदे हो गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे, डलहौजी के काल में विलय की गई रियासतों की विलय को काल कर्मानुसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। काल कर्मानुसार सतारा है, ये इसका सबसे पहले डलहौजी ने की थी, वो सतारा ही की थी। डलहौजी द्वारा सबसे पहले डलहौजी द्वारा हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी? हड़पी गई पहली रियासत सतारा थी। अगर सीधा ये भी क्वेश्चन आए तो ये भी ध्यान रख लेना है अपने को। ठीक है, उसके बाद में जेतपुर जो यूपी में है, ये 1849 में, ये क्या है, 1849 में हुआ। ठीक है, भगत पंजाब में, ये 1849 में, पर 1849 लास्ट में हुआ है। ठीक है, और उदयपुर एमपी में, या इसको उदयपुर भी कहते हैं, ये 1852 में। तो यहां क्या है कि 1 2 3 4 सभी के है सुमिलित है, सभी के है सुमिलित है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। साथ में अपने को ये ध्यान रखेंगे साथियों कि जो डलहौजी है, इन्होंने क्या किया था, संबलपुर है, ये संबलपुर भी पूछ ली जाती है। संबलपुर कहां पे है? उड़ीसा में है। इसको भी हड़पा है। कब हड़पा है? इसको हड़पा है 1849 में उस जीतपुर के साथ ही। और इसके अलावा अवध का बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियों। अवध को कब, अभी यूपी में कब हड़पा गया है? 1856 में। और किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर, कुशासन का आरोप लगाया गया था इस पे, और कुशासन के आधार पे अवध को हड़पा गया था। ये क्वेश्चन भी लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में आया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला एक्ट था। भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला एक्ट, भारत में अंग्रेजों द्वारा
लाया गया पहला एक्ट ये था, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता था? अपेक्स कोर्ट कहा जाता था। ये नाम भी पूछा गया है साथियों, ध्यान रखना है। अपेक्स कोर्ट इसका नाम था, इसका सुप्रीम कोर्ट का, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत 1774 में की गई थी। और कहां पे? कलकत्ता में। ये ध्यान रखना है, कहां पे? कलकत्ता में की गई थी, ये भी ध्यान रख लेंगे। अब क्या है के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे? अब देखिए इसमें क्या था, इसमें जैसे ये व्यवस्था थी 1+3, यानी टोटल 4 थे। टोटल तो कितने थे? 4। एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ क्या, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो कितने थे? 3 थे। मुख्य न्यायाधीश के सहित पूछे तो 4 होंगे। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने? 3। मुख्य न्यायाधीश सहित पूछे तो 4। ये अपने को ध्यान रख लेना है। और साथ में अपने को ये भी गौर करना है साथियों कि इसमें कौन कौन से थे मुख्य न्यायाधीश। तो चलो ऊपर लिख देंगे, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं। यहां इसमें 3 कौन से थे न्यायाधीश? ये 3 न्यायाधीश थे। ये कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। चेंबर्स थे, लेमेस्टर्स थे और हाइड थे। लेमेस्टर और हाइड, ये क्या है? 3 न्यायाधीश थे। और यहां अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश इस कोर्ट में थे, ये भी बहुत बार इनका नाम पूछा गया है, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे है, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है। अगला देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य, एक विधि सदस्य। अब देखिए ये कौन सा प्रावधान था, ये अपने को ध्यान रख लेना है पहले तो, कि गवर्नर जनरल में एक विधि सदस्य होने का प्रावधान। तो ये चार्टर एक्ट है 1833 है। इसमें अपने को ध्यान रखना है साथियों, गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जो जनरल है, इस गवर्नर जनरल की परिषद में क्या है? 3 सदस्य थे पहले। कितने सदस्य थे? 3। अब तीनों को क्या किया गया था? तीनों को ये ध्यान रख लेना है साथियों, बैठक में भाग लेने का अधिकार था। बैठक में भाग लेने का अधिकार तीनों को था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। पर साथ में मतदान का भी अधिकार था, मतदान भी दे सकते थे। ठीक है, अब चौथा सदस्य 1833 में क्या आता है? 1833 में चौथा सदस्य, अब चौथा सदस्य किसको सम्मिलित किया गया? चौथा सदस्य था, ये था विधि सदस्य। और इस विधि सदस्य को क्या था, ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये बैठक में भाग ले सकता था, बैठक में भाग ले सकता था, पर मतदान नहीं कर सकता था। मतदान का अधिकार नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। मतदान का अधिकार नहीं था, बैठक में भाग ले सकता था, ये ध्यान रखेंगे। और पहला विधि सदस्य किसको बनाया गया? पहला विधि सदस्य है, ये विधि सदस्य जब 1833 में ये बनाया गया, ये किसको बनाया गया था?
ये लॉर्ड मेकाले को बनाया गया। लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में क्या है, शिक्षा समिति भी बनी थी। लॉर्ड मेकाले हैं, इनको पहला विधि सदस्य बनाया गया। ये भी ध्यान रख लेना है साथियों, गौर करना है, क्योंकि ये क्या है कि ये हमारे महत्वपूर्ण रहेगा, बार बार कंपटीशन में आता है। गवर्नर जनरल की द सर्वेंट ऑफ एम्परर घोषित करने वाला वाक्यांश शासकीय मोहर से कब विलोप किया गया? विलोप, क्योंकि द सर्वेंट ऑफ एम्परर कब कहा जाता था? कंपनी शासन में ये उपाधि थी, कंपनी शासन में। और कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? 1858 में। और तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद में क्या हुआ, ये हटा दिया गया। आगे देखेंगे, किस अधिकार पत्र अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? अब देखिए एक चीज यहां चीज आप क्लियर कर लीजिए कि 1813 से पहले, ईस्वी से पहले क्या था? कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में संपूर्ण व्यापार कह दे, संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार था। यानी केवल क्या कर सकती है कंपनी ही, क्या कर सकती है, सभी के साथ व्यापार कर सकती है, सॉरी कंपनी ही व्यापार कर सकती है और कोई व्यापार भारत में नहीं कर सकता। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया कि संपूर्ण व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया। संपूर्ण व्यापार का एकाधिकार है, ये समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त किया गया, समाप्त। केवल चाय व चीन के साथ व्यापार पर, केवल चाय व चीन के साथ व्यापार के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, एकाधिकार बना रहा, ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां एक चीज और नोट कीजिएगा कि 1833 में, 1833 जो ये है ना, पहले तो इसका चाय और चीन के साथ एकाधिकार है वो बना रहा, किसमें बना रहा? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 1833 की चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि चाय व चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, व्यापार पर एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट से। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है साथियों। हालांकि 1858 में तो सारा ही प्रशासन भी समाप्त होता है, पर यहां व्यापार समाप्त कर दिया गया एकाधिकार एक्ट के द्वारा। 1813 से पहले तो क्या है, सारी व्यापार पे एकाधिकार था। 1813 की चार्टर एक्ट से चीन चाय और चीनी के व्यापार का एकाधिकार बना रहा, और 1833 में वो भी समाप्त कर दिया। यानी 1833 के बाद कंपनी का कोई भी व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार नहीं था, सभी व्यापार कर सकते थे। निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए मैकडोनाल्ड आयोग है, ये सन 1900 ईस्वी में गठित हुआ है। स्ट्रेची आयोग है, ये 1880 ईस्वी में गठित हुआ है। लायल आयोग है, ये 1897 ईस्वी में गठित हुआ है। और इसके बाद में कैंपवेल आयोग है, ये 1866-67 ईस्वी में गठित है। तो इनको कालक्रमानुसार सेट करना है। सबसे पहले 4 नंबर आएगा, सबसे पहले 4 नंबर किसमें है? केवल एक में है। सबसे पहले 4 नंबर किसमें है? केवल एक में है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा समित समिति सबसे पहले गठित होती है। अकाल पर कौन सी समिति? समित समिति सबसे पहले गठित हुई, और ये समित समिति है, ये भी किस पे थी? अकाल पर थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, सबसे पहले गठित होने वाली समिति थी,
और कब गठित हुई थी? 1861-62 में ये गठित हुई थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के अनुसार, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रार्थना समाज कब स्थापित होता है? 1867 ईस्वी में। आत्माराम पांडुरंग है वो इसकी स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन ये 1897 ईस्वी में कौन स्थापित करते हैं? स्वामी विवेकानंद स्थापित करते हैं। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने इसको स्थापित किया है। और आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया है। तो इनमें क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है? कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है तो 3 नंबर किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, और इसमें सॉरी इसमें तो आ रहा है 3 नंबर पहला। फिर क्या आ रहा है कि 1867 यानी 1 नंबर, 3 के बाद में 1, 3 के बाद में 2, ये नहीं होगा, 3 के बाद में 4, ये नहीं होगा, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज के लिए निर्धारित आदर्शों में शामिल नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज स्थापित किया था 1875 में, उसमें शामिल कौन से नहीं है? आर्य समाज की स्थापना कब की है? ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, 1875 में मुंबई में किया है। कहां पे किया है? बंबई में इसको स्थापना करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा का विरोध किया? बिल्कुल किया। जन्म के आधार पर जातिगत भेदभाव की कट्टरता का विरोध किया। जन्म के आधार पर जो जातिगत भेदभाव था इसका कट्टरता का विरोध किया। व्यक्ति के पेशे के आधार पर वर्गीकृत चातुर्य वर्ण का विरोध किया? ये नहीं किया, क्योंकि पैसे के आधार पर यानी स्वेच्छा से हो जाता है, वो कौन सा व्यवसाय चुनता है उसके आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध इन्होंने नहीं किया। वेदों का समान और प्राचीन हिंदू संस्कृति के अध्ययन की अपील की? बिल्कुल वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं था? तो 3 नंबर नहीं था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तजीब उल अखलाक नैतिकता व सभ्यता व नैतिकता, ये इसका था, हिंदी में हम कहें तो ये पत्रिका है, ये किसने प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक ये पत्रिका चली थी। और इसमें सर सैयद अहमद खां है, ये सर सैयद अहमद खां थे। इन्होंने अपने विचारों को क्या है लोगों तक पहुंचाने के लिए ये काम प्रारंभ किया था, सर सैयद अहमद खां। और अपने को पता है कि ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। यह न भूलें कि निम्न वर्गों और उपेक्षित वर्गों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सिपाही कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द थे, ये स्वामी विवेकानंद के थे। भी कोई भी व्यक्ति है, चाहे गरीब है, अमीर है, निम्न वर्ग का है, उपेक्षित है, सभी में मांस और रक्त होता है। और उस मांस और रक्त है आपकी भांति है, जैसे हर एक व्यक्ति में होता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, एक जैसा ये होता है। कहने का मतलब है कि सभी एक समान होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राजा राममोहन राय के विषय में असत्य है? राजा राममोहन राय के विषय में असत्य कौन सा है? उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया, ये सही है। इन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध लिखे, ये भी सही है। भारत की आजादी प्राप्ति के लिए इन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया, ये भी सही है। इनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ, ये गलत है। इनका दाह संस्कार कहां हुआ था? इनकी 27 सितंबर 1833 को दाह संस्कार हुआ ही नहीं इनका। 1833 को ये क्या है, ब्रिस्टल जगह कहां थी? इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड, यहां ब्रिस्टल इंग्लैंड में दाह संस्कार भी नहीं हो गया, दफनाए गए, क्योंकि यहाँ के कानून के अनुसार क्या है, दफनाए गए। ये ध्यान रखना, यहाँ के कानून के अनुसार दाह संस्कार नहीं हो सकता था, तो ये दफनाए गए थे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये गलत था, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि जो हमारे उस समय मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, वो उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इनको राजा के पास भेजा था, इंग्लैंड के सम्राट के पास भेजा था। और इंग्लैंड के सम्राट हैं, उनसे मिलने
से पहले ये अपने दोस्त डॉक्टर कारपेंटर के यहाँ ब्रिस्टल में रुके हुए थे और उनके घर पे इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित सामाजिक विधानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये ध्यान रखने, रेगुलेशन अधिनियम धारा 17 है, ये कौन सी है, धारा 17 पूछी जाती है बार बार। धारा 17 जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। धारा 17 बंगाल प्रेसिडेंसी में अवैध घोषित किया गया। ये कब आई, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनके टाइम में आई है। और ये ध्यान रखना है कि ये किसके प्रयासों से आई, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन के प्रयासों से, ये ध्यान रखना है, प्रयासों से। इसी तरह से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की धारा कौन सी है, ये धाराएं पूछी जा रही है इसलिए मैं आपको धारा लिख रहा हूं। 15 कब, 1856 में। 1856 में ये बना था, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग इस समय कौन थे, हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ये कुछ प्रयास, कुछ हमारे सागर के प्रयासों से, ये अपने को ध्यान रख लेना है, प्रयास हमारे भारतीयों ने किए हैं उसके द्वारा। धारा एक्ट कौन सी, धारा हमारी है 5, धारा 5 है। ये भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया है इसके द्वारा। ये धारा 5 है साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। 1843 में हमारे गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के टाइम में ये धारा 5 की गई 1843 में। रेगुलेशन 3 यानी धारा 3, धारा 3 है किसके काल में, शिशुवध। शिशुवध ये किया गया था साथियों 1804 में लॉर्ड वेलेजली के टाइम में। लॉर्ड वेलेजली के टाइम में ये किया गया था, हत्या को, शिशुवध को एक हत्या घोषित किया गया। 1804 सबसे पहले, फिर 1829 यानी 4-1, ये ना पहला कि एक ही आ रहा है 4 नंबर में, 4-1-3-2, इनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना था। ये मैंने एक एक आपको बता दी है, आप इसको मिलान कर लीजिएगा। आगे देखिए, समाज सुधारक और उनकी संस्थाएं। पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई है, इनकी संस्था थी शारदा सदन। कौन सी थी, शारदा सदन, यानी ए का क्या होगा 2। इसके बाद में महर्षि डी कर्वे, महर्षि डी कर्वे ने क्या है, एक विधवा विवाह संघ बनाया, अनाथ बालिका आश्रम बनाया, यानी बे का 4। जी के देवधर और श्रीमती रमा रानाडे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेवा सदन है इसकी स्थापना की थी। और वीरेशलिंगम पुतुलु, इनकी क्या था, राज महेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, यानी 3, यानी 2-4-1-3, 2-4-1-3, 2-4-1-3 किस में आ रहा है, 4 नंबर में आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा मित्रों, ये अपने ध्यान रख लेंगे। किसने नारा दिया, एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए, ये कौन देते हैं, श्री नारायण गुरु देते हैं। और अपने को ये ध्यान रखना है, श्री नारायण गुरु है ना, इन्होंने 1888 ईस्वी में, 1888 में क्या किया था, एक अरवीपुरम आंदोलन चलाया था। अरवीपुरम आंदोलन है, ये चलाया था कहां पे, केरल में। अरवीपुरम आंदोलन है, ये केरल में इन्होंने चलाया था, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था की स्थापना की। परिपालन योगम, ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था की क्या की, संस्था की स्थापना की।
संस्था की स्थापना की। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, कौन सी शिक्षा है? स्त्री शिक्षा है। और इस स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या हुआ? शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय स्त्री महिला महामंडल की स्थापना किसने की? तो ये सरला देवी चौधराइन ने की है। सरला देवी चौधराइन है, इनके बारे में जानकारी लिखिए। इन्होंने स्थापना कब की? स्थापना इन्होंने की 1910 में, 1910 ईस्वी, इलाहाबाद में। कहां पे की? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ये ध्यान रखना है। यह क्या है कि जो भारतीय स्त्री महामंडल है, ये क्या है कि भारत का पहला, भारत का महिलाओं का पहला संगठन था, पहला संगठन था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। और सरला देवी चौधराइन को क्या कहा जाता है? इनका उपनाम, इनको कहा जाता है पंजाब की शेरनी। किस नाम से जानते हैं? पंजाब की शेरनी नाम से इनको जानते हैं मित्रों। ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, कर्नल स्लीमेन ने क्या किया? निजाम को हराया, मैसूर को जीता, पिंडारियों को कुचल दिया, ठगों का दमन किया। ठगों का दमन किया। कब किया? ठगों का दमन किया 1837 ईस्वी में। 37 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे, ये हमारे गवर्नर जनरल थे। बेंटिक ने स्लीमेन को ठगों के अनुमूलन के लिए नियुक्त किया था। स्लीमेन ने स्लीमेन को क्या किया? ठगों का उन्मूलन करने के लिए नियुक्त किया। उन्मूलन करने के लिए नियुक्त किया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे हमें गौर करना है, अच्छी तरह से ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद देखिए, हार्टुंग समिति कब गठित होती है? 1929 में। शिक्षा की समिति है। चार्ल्स वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, 1854 में आया है। सेडलर कमीशन 1917 में, और सार्जेंट योजना 1944 में आई है। ये शिक्षा से संबंधित सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? 1854, यानी 2 नंबर सबसे पहले। फिर क्या हुआ कि 1917 यानी 3, 2 के बाद में 3, फिर 1 और फिर 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, आधुनिक भारत में कालक्रम वाला बड़ा रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने मधुस्वामी अय्यर की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किसने इस आधार पर विरोध किया कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? इसका विरोध करने वाला, क्योंकि ये समाचार पत्र थे, मद्रास मेल ने किया था। और मद्रास मेल है, ये जो प्रारंभ होता है वो 1868 में होता है, 1868 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है। और इसके जो संपादक थे साथियों, ये थे रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट हैं, वो इसके संस्थापक थे। और ये ध्यान रखना है कि भारत में मद्रास से प्रकाशित होने वाला, भारत में मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक अंग्रेजी सांध्य, ये शाम को प्रकाशित होता था। सांध्य समाचार पत्र कौन सा था? समाचार पत्र है, ये था, ये हमारा मद्रास मेल था। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया, ताकि कभी भी आए तो इस पे हम गौर रखें।
उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के अंतर पत्र में मुद्रक प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री नए प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा पत्र देना होता था। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये कौन लेके आए थे? लॉर्ड लीटन लेके आए थे। लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। और हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा है कि इसको समाप्त किसने किया था? इसको समाप्त किया था वो 1882 में, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। ये ध्यान रख लेना है, ये हमने पीछे के क्वेश्चन में भी देखा है। आगे देखेंगे मित्रों, गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु उन्होंने धारावाहिक रूप में समाचार पत्र सतपत्रेण शोभ पत्र छपवाए, ये भी सही है। इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में काम किया, ये भी सही है। इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला मासिक पत्रिका है, ये विष्णु शास्त्री की है। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर की ये पत्रिका है। 1874 में ये इसको प्रकाशित करवाना शुरू करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत कौन सा है ये ध्यान रखना है। गोपाल हरि देशमुख है ना, इनकी जो पत्रिकाएं थी, इनकी पत्रिकाएं तो क्या है? दो थी पत्रिकाएं। इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी लोकहितवादी, लोकहितवादी जो इस नाम से प्रसिद्ध थे, ये थी। और ये कैसी थी? साप्ताहिक थी, साप्ताहिक, ये ध्यान रखना है। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी हितेचु, और ये हितेचु भी क्या थी? हितेचु भी साप्ताहिक थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये भी कैसी थी? साप्ताहिक थी। ये दो पत्रिकाएं गोपाल हरि देशमुख हैं, ये चलाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार प्रेस नियम प्रतिपादित किए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पहली बार प्रेस नियम है, ये कब हुए? ये 1799 में हुए। और 1799 में हमारा कौन था गवर्नर जनरल? वो था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में ये सबसे पहले प्रेस नियम है वो बनाए थे। आगे देखेंगे, ये अपने वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आ गया कि 1765 में क्वार्टरिंग अधिनियम लाया गया था। 1765 में, ये देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। जो ग्रेनविले है, ग्रेनविले द्वारा क्या किए गए थे? 4 अधिनियम लाए गए थे, ये हम सभी को पता है। कौन कौन से? स्टाम्प एक्ट, सबसे चर्चित स्टाम्प एक्ट था। फिर कौन सा था? शुगर एक्ट था, शुगर एक्ट। और फिर कौन सा था? फिर था करेंसी एक्ट। और चौथा कौन सा था? चौथा हमारे सामने लिखा हुआ ही है, कौन सा? क्वार्टरिंग एक्ट। चौथा था क्वार्टरिंग एक्ट। ये 4 एक्ट ये ग्रेनविले लेके आए थे, क्वार्टरिंग एक्ट। तो ये 4 एक्ट लेके आए। इनमें क्या है कि क्वार्टरिंग एक्ट में क्या था कि अमेरिकी बस्तियों को ब्रिटिश सेना में किए गए व्यय का एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता था कि अगर अमेरिकी सेना है वो किसी भी क्षेत्र में रुकी हुई है तो वहां के लोगों को उसका रहने के लिए स्थान देना होगा, उसके खाने की व्यवस्था करनी होगी। और फिर क्या है कि वो वहां से जब दूसरी जगह जाएंगे तो उनको वहां से माल, अपना सामान ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाने होंगे। ये स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी होगी। ये क्वार्टरिंग एक्ट में किया गया था, जिसका वहां के लोगों ने भरपूर विरोध किया था। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी है किसके नेतृत्व में हुई? ये बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई। और ये हम सभी को पता है साथियों कि इसमें क्या किया गया था? ये बोस्टन बंदरगाह पे होती है, बोस्टन मैसाचुसेट्स जो ये क्या है कि ये इनकी बस्ती थी। वहां पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज था,
उसमें सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 350 लगभग 50 क्या है लगभग 50 जो अमेरिकी क्रांतिकारी थे वो कुल्ली के बेस में घुसे और 340 पेटियों को समुद्र में, चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था। और ये कब होता है? ये 16 दिसंबर, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण रहती है साथियों। 16 दिसंबर 1773 को होता है। क्या होता है? 16 दिसंबर 1773 को होता है। ये बोस्टन टी पार्टी है। एक साथियों बोस्टन हत्याकांड भी है, जिसमें क्या है कि सेना और स्थानीय लोगों की भीड़ के बीच में क्या होता है, सेना और स्थानीय लोगों की भीड़ के बीच में एक संघर्ष होता है उस 5 मार्च 1770 को। और इसमें क्या है 5 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए, उसको 5 लोग मारे गए। इसको क्या है बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन हत्याकांड दोनों एक जैसे से लगते हैं, पर दोनों अलग अलग तारीख को हुए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, पर हुए बोस्टन में है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन हत्याकांड, ये तो हमने देख लिए। महाद्वीपीय कांग्रेस कब होती है? 1774 में होती है, 1774 में। और लेक्सिंगटन में सैनिक टकराव, लेक्सिंगटन है, या लेक्सिंगटन में क्या होता है कि आम लोगों और सैनिकों के बीच में टकराव होता है, जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं। इसको लेक्सिंगटन घटना कहते हैं। और ये कब होती है? 19 अप्रैल 1775 को होती है। और इसी से क्या है, इसी से इसको क्या है कि इसका प्रारंभ माना जाता है। किसका प्रारंभ माना जाता है? इसी से लेक्सिंगटन घटना से ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तावित की थी, किसने की थी? तो ये रिचर्ड हेनरी ली ने की थी, रिचर्ड हेनरी ली ने की। और जॉन एडम्स है, इन्होंने इसका अनुमोदन किया। अनुमोदन किया किसने? जॉन एडम्स ने, ये ध्यान रखना है। और अमेरिकी घोषणा प्रस्तावित की थी रिचर्ड हेनरी ने। और ये कब हुआ था? ये 2 जुलाई 1776 को हुआ था। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है। आगे, इंग्लैंड की पराजय पर किसने कहे थे, ये शब्द कहे थे, ये शब्द किसने कहे थे? हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। ये लॉर्ड नॉर्थ ने कहे थे। लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और हमने जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं मित्रों, तब हम देखते हैं कि यॉर्कटाउन का युद्ध होता है, यॉर्कटाउन का युद्ध। और यॉर्कटाउन का युद्ध कब हुआ? 1781 में हुआ। और इसमें क्या है, कार्नवालिस की हार होती है। और कार्नवालिस की हार के साथ में के हार, या कह दें इंग्लैंड की हार होती है। और इसके साथ ही क्या होता है कि जब इसकी सूचना लॉर्ड नॉर्थ को मिलती है, तो वो कहते हैं हे ईश्वर, ये सब कुछ समाप्त हो गया। और ये निर्णायक युद्ध था। इसके बाद में पेरिस संधि होती है, ये अंतिम रूप से हार जाते हैं और अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रों का युद्ध किसको कहा जाता है? ये लिपजिंग को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को, लिपजिंग को। और ये कब होता है? 1814 ईस्वी में होता है। और इसमें नेपोलियन की हार होती है। राष्ट्रों के युद्ध में क्या है? नेपोलियन की हार होती है। और इसमें बहुत से राष्ट्र संगठित होकर नेपोलियन को हराते हैं। थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया, फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या है? थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया है वो आंतक के शासन की समाप्ति से है। और आंतक का शासन समाप्त कब होता है? रोबोस्पियर की मृत्यु पर। रोबोस्पियर की मृत्यु होने पर यह समाप्त हुआ। और ये कब हुआ? ये 27 जुलाई 1794। इनको क्या है, 27 जुलाई 1794 को रोबोस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, ये जिससे फांसी दी जाती थी। एक प्रकार का ये अंतर था।
तो उससे ही क्या है, अंतक का शासन समाप्त हुआ, जिसको थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जेकोबिन दल का सदस्य नहीं था? अब ये ध्यान रखना है साथियों कि एक तो जेकोबिन, एक थे जीरोदिस्ट, दो प्रकार के दल थे। यहाँ क्या है, जीरोदिस्ट दल और जेकोबिन दल, ये एक और ये दो थे, ठीक है। अब मादमारोला है, ये जेकोबिन था। दांतो है, ये जेकोबिन था। रोबोस्पियर है, ये जेकोबिन था। और यहां अपने को ये ध्यान रखना है, मैडम मादमारोला था, ये कौन था, ये जीरोदिस्ट दल से संबंधित था, जेकोबिन नहीं था। क्या था, जीरोदिस्ट दल से संबंधित था, जेकोबिन नहीं था। आगे, नेपोलियन ने किस फ्रांसीसी विचारक के बारे में कहा, अगर उसका जन्म ना होता तो फ्रांस की क्रांति न होती? ये रूसो, रूसो के बारे में कहा। इन्होंने क्या है, 1762 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की को ही क्या है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक है और इसको ही फ्रांसीसी क्रांति का आधार माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का आधार माना जाता है, इसमें मनुष्य फ्रांसीसी क्रांति का आधार माना जाता है। और इसी कारण के नेपोलियन ने कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तिथि थी। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? टेनिस कोर्ट की शपथ है फ्रांसीसी क्रांति में, वो 20 जून, 20 जून, वो 20 जून क्या है कि 1789 को ली गई। यहां एक ध्यान रखना है, ये 14 जुलाई 1789 है ना, ये क्या है, बास्तिल का पतन है। कौन सा पतन है? बास्तिल, बास्तिल का दुर्ग था, बास्तिल का पतन। और इस बास्तिल के पतन से क्या है, बास्तिल का पतन होता है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ये तो क्वेश्चन, क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये प्रारंभ माना जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे लेक्सिंगटन घटना अमेरिकी क्रांति के प्रारंभ माना जाता है, वैसे ही बास्तिल के पतन से क्या माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ये तो इतना है। पर अगर बाई चांस आपके नाम से पूछ लिया जाए तो हेज, या ऐसे लिखें कि इतिहासकार हेज के अनुसार, ये पूछा जाए कि इतिहासकार हेज के अनुसार, ये इतिहासकार हेज है, इनके अनुसार क्या है, इसके अनुसार क्या, टेनिस कोर्ट की शपथ से फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुई। टेनिस कोर्ट की शपथ से फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई। इसको गौर कीजिएगा मित्रों कि अगर अपने से पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है, तो बास्तिल के पतन से। बास्तिल का पतन कब हुआ है? 14 जुलाई 1789 को हुआ है। और अगर अपने स्पेसिफाई नाम आ जाए कि हेज ने क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किससे माना है, तो हेज ने टेनिस कोर्ट की शपथ से फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना है। ये गौर कीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इस टेनिस कोर्ट की जो शपथ है, इसका जो प्रारूप है, ये प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये मोनियर ने इसका प्रारूप तैयार किया था। ये अपने को ध्यान रखना है। प्रारूप किसने तैयार किया था? मोनियर है, ये इसका तैयार करते हैं। किस संधि के द्वारा होल्स्टीन और सेल्सविंग पर्सा में मिलाया गया? तो ये कौन सी संधि थी? ये प्राग की संधि थी। और प्राग की संधि के द्वारा ये कब होती है? ये 23 अगस्त 1866 को होती है। 23 अगस्त 1866 को किसके बीच में हुई? पर्सा व ऑस्ट्रिया के बीच में हुई। पर्सा व ऑस्ट्रिया के बीच में हुई। इससे ऑस्ट्रिया से क्या गया, जो गेस्टाइन समझौते के तहत ऑस्ट्रिया को मिले हुए थे क्या, हॉलस्टीन और सेल्सविंग, वो क्या है कि पर्सा को देने पड़े। किस घटना ने के पश्चात बिस्मार्क ने कहा था कि हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है, एक कागज के टुकड़े से दरार को ढक दिया है? ये गेस्टाइन समझौते के बाद में कहा था। और गेस्टाइन समझौता कब हुआ था? ये गेस्टाइन समझौता होता है साथियों 14 अगस्त
14 अगस्त 1865 को। और ये किसके बीच में होता है? ये विलियम फर्स्ट हैं, ये पर्सा के शासक थे, इनके और ऑस्ट्रिया के शासक थे फ्रांसिस जोसेफ के साथ हुआ। और ये ध्यान रख लेना साथियों कि गेस्टाइन समझौता है, ये क्या है? ये जो गेस्टाइन समझौता है, ये क्या है? ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल, ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल, राजनीतिक भूल व बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय मानी जाती है। बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय मानी जाती है। कूटनीतिक विजय मानी जाती है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है साथियों। ठीक है, ये गौर करेंगे, अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, बड़ी अच्छे से इसको बढ़ाएंगे। हाँ जी, बरसेफ्ट नामक संस्था की स्थापना, बरसेफ्ट नामक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? तो बरसेफ्ट संस्था है, इसकी स्थापना 1815 में हुई। और कहां पे हुई? जेना स्थान है, कहां पे? जेना जर्मनी में, वहां पे हुई। और ये ध्यान रखना, जेना के विश्वविद्यालय था, वहां के छात्रों का संगठन था। जेना विश्वविद्यालय में छात्रों का संगठन, जेना विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा गठित किया गया था। इसको ये ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है। ठीक है साथियों, यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में देना चाहिए। अगर समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, युवाओं के हाथ में दे दो। ये कहने वाले कौन थे? मेजिनी। और मेजिनी है, ये संस्थापक थे किसका? यंग इटली। यंग इटली नामक क्या है कि इन्होंने संस्था स्थापित की थी, मेजिनी ने। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में देने की सिफारिश की थी। प्लोम्बियर समझौते की शर्तों में सही नहीं है। प्लोम्बियर समझौता होता है, इस समझौते की शर्तों में कौन सी बात सही नहीं है? तो नेपोलियन की सहायता के बदले में केबूर फ्रांस को नीस और सिवाय प्रदेश देगा। नेपोलियन की सहायता के बदले में केबूर फ्रांस को नीस व सिवाय के प्रदेश देगा, सही है। विक्टर एमनुअल द्वितीय की पुत्री का विवाह नेपोलियन के भाई जेरोम से होगा, ये भी सही है। सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस 5 लाख सैनिक 5 लाख सैनिक सार्डिनिया पिडमांट की सहायता के लिए भेजेगा, ये सही नहीं है। इसमें था 2 लाख सैनिक। कितने सैनिक? 2 लाख सैनिक, 5 लाख नहीं थे, 2 लाख सैनिक भेजेंगे। तो ये क्या है कि ये गलत है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहाँ गलत कौन सा है? ये गलत है। पहला क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सही है। नेपल्स, ये नेपल्स है, नेपल्स इसलिए पोप के राज्यों की स्थिति पूर्ववत रहेगी, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि समझौते की शर्तों में सही नहीं है और यहाँ सही विकल्प का चयन कीजिए, ये हो गया। तो यहाँ क्या है? सही तो कौन से है? सही तो है वो है 1, 2 और 4। और गलत कौन सा है? गलत यहाँ है वो है 3 नंबर। ये अपने को ध्यान रखना है, ये सही है और ये क्या है? गलत है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसको क्या है कि ये थोड़ा सा इसको अपने मिटा ही देते हैं, ताकि क्या कि पीडीएफ में आप में कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। पीडीएफ में आपको किसी भी रूप में कोई कंफ्यूजन न रहे, इसके लिए अपने इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा ये केवल 3 सही हो जाएगा।
क्या सही हो जाएगा? केवल 3। इसके बाद में ये हमारे इतिहास, दर्शन और लेखन के क्वेश्चन। हिगल व कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप होता है। हिगल और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? ऐतिहासिक व्याख्या कैसी होती है? विकासात्मक होती है। हिगल और ये क्या है कि हिगल ये द्वंद्ववाद पर काम करता है, और ये क्या कहता है? ये भौतिक द्वंद्ववाद पर बात करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, द्वंद्ववाद, है ना? तो ये क्या है कि ये विकास पर चर्चा करते हैं। आगे, इतिहास में तथ्य रूपी गुठली से अधिक महत्वपूर्ण भाग व्याख्या है। इतिहास में जो तथ्य रूपी गुठली है उससे अधिक महत्वपूर्ण व्याख्या है, ये कथन किसने कहा? ये क्वेश्चन भी आया है, क्योंकि ये क्या है कि कथन है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, और ये E.H. कार महोदय का कथन है। अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण कहलाते हैं। अतीत की घटना है उनमें प्रत्यक्षदर्शियों यानी जिन्होंने उस घटना को देखा, यानी जब घटना घटित हुई उस समय वो थे, तभी तो प्रत्यक्षदर्शी है। तो उनके विवरण क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत। जिसने सीधा घटना को देखा और लिखा उसके बारे में, वो क्या है? उस घटना के प्राथमिक स्रोत हैं। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है प्राथमिक स्रोतों में, ये बताना है। प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण, ये तो सम्मिलित है। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, शोध पत्रिकाएं होते हैं, ये शोध बाद में होता है। शोध में क्या होता है? बाद में होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उस समय नहीं होता। तो ये शोध पत्रिकाओं में लेख है, ये क्या है? द्वितीयक सामग्री हो जाती है। स्मरणात्मक सामग्री ये प्राथमिक होती है। घटनाओं के वीडियो और चित्र, तो घटनाएं प्रत्यक्ष हो रही हैं तो उनके चित्र ये प्राथमिक में सम्मिलित होते हैं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? 2 नंबर सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किन स्रोतों की शोधकर्ता द्वारा सूक्ष्म पड़ताल की आवश्यकता होती है? जो स्रोत दिए गए हैं उनमें समकालीन पत्राचार, पत्राचार में तो क्या होता है? एक लिखता है दूसरा उत्तर आता है, तो ये सही माने जाते हैं। गुप्तचरों की रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही देते हैं। संसदीय और प्रेस रिपोर्ट, ये घटनाएं होती हैं उन्हें देते हैं। व्यक्तिगत डायरिया और आत्मकथाएं, ये व्यक्तिगत डायरिया और जो आत्मकथाएं होती हैं साथियों, क्योंकि इसमें क्योंकि व्यक्ति अपने आप अपने बारे में लिखता है और खुद ही लिखता है, तो उसमें कुछ चीजें छुपाने की और कुछ चीजों को क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की संभावना रहती है। तो इनका अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? सूक्ष्म पड़ताल की जानी चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? द्वितीयक स्रोत में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। संदर्भ पुस्तकें, ये द्वितीयक स्रोत होती हैं। बिब्लियोग्राफी, ये द्वितीयक स्रोत होती हैं। शोध पत्रिकाएं द्वितीयक स्रोत होती हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू जो है, ये द्वितीयक स्रोत नहीं होता। ये तो क्या होता है? ये होता है प्राथमिक स्रोत। इंटरव्यू तो सीधा पूछा जाता है, हम व्यक्ति को क्या करते हैं? सीधा पूछते हैं, उससे संबंधित जो भी बातें होती हैं, तो ये प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक नहीं है। द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का ऐसा विवरण या आलेख है जो मूल संग्रह से एक या अधिक पदों से हटा हुआ है। ये परिभाषा किसने दी? कि द्वितीयक स्रोत क्या है? कि कोई ऐसी घटना या स्थिति का विवरण है या आलेख है जो मूल संग्रह से क्या होता है? एक या अधिक पदों से हटा होता है। ये किसकी परिभाषा है? ये केलिंगर की परिभाषा है। केलिंगर की परिभाषा है। किसने कहा कि प्राथमिक स्रोत का उपयोग केवल कुशल इतिहासकार ही कर सकते हैं, सामान्य इतिहासकार नहीं? प्राथमिक स्रोत है उसका उपयोग केवल कुशल इतिहासकार कर सकते हैं, सामान्य इतिहासकार नहीं कर सकते। ये कहने वाले विद्वान थे मार्विक ने ये कहा। निम्नलिखित में से द्वितीय स्रोत के अंतर्गत कौन से स्रोत आते हैं? सही कूट का चयन कीजिए। संदर्भ पुस्तकें हैं, ये द्वितीयक स्रोत में आती हैं। प्रकाशित पुस्तकें हैं, ये द्वितीयक स्रोत में आती हैं। कैटलॉग हैं, बिब्लियोग्राफी हैं, ये द्वितीयक स्रोत में आते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ पुस्तकें ग्रंथ सूची, ये भी द्वितीयक में आते हैं। यानी सारे के सारे किस में आ रहे हैं? सारे के सारे द्वितीयक स्रोत में आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आते हैं? सही कूट का चयन कीजिए। वांग्मय है, ये तृतीयक स्रोत में आते हैं। शोध पत्र की सूची है, ये भी तृतीयक स्रोत में आते हैं। कैलेंडर है, पंचांग है, ये भी तृतीयक स्रोत में आते हैं। और विकिपीडिया है, ये भी तृतीयक स्रोत में आते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? तृतीयक स्रोत में आ रहे हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये हमारे क्या है कि साथियों, ये हमारा टेस्ट नंबर 2 था। सभी टेस्ट हैं 18 के 18 टेस्ट, वो तो आपको ऐप पे अवेलेबल होंगे।
कुछ 2-3 वीडियो ऐसे हो सकते हैं कि जो आप पे यूट्यूब पे मिल जाएं, ताकि आप यूट्यूब पे देख के संतुष्ट हों कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह की व्याख्या हो रही है और किस तरह के आ रहे हैं। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि इनकी पीडीएफ है वो आपको ऐप में कंटेंट में मिल जाएगी। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।